हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है उत्सर्जन। इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सक्रेटरी कहते हैं और इसका ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आज इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा चुके हैं कल का, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा ये क्लास। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस क्लास को। प्यारे बच्चों, हमारा जो टारगेट है 450 प्लस का, उसको कैसे भी अचीव करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जल्दी से जाके कर लीजिए। और आपको अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और रोज़ हम आपको PDF नोट्स देते रहेंगे वहाँ से। आइए प्यारे बच्चे, बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हम लोग का PDF नोट से चैप्टर नंबर, यहाँ पे चैप्टर 4 है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है उत्सर्जन, और इसका हम लोग ये सब्जेक्टिव क्लास को करने जा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है उत्सर्जित पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखिए, चैप्टर का नाम है उत्सर्जन और क्वेश्चन में पूछा है उत्सर्जित पदार्थ से आप क्या समझते हैं, मतलब बात सेम ही हुआ, ठीक है ना। उत्सर्जन या उत्सर्जित एक ही होता है। तो आइए हम जानते हैं उत्सर्जित पदार्थ या फिर उत्सर्जन पदार्थ किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। सजीवों में उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप बचे हुए भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं, जिसे बाहर निकालना आवश्यकता है। ऐसे पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, ये दोबारा से पढ़ते हैं इसको। सजीवों में उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप बचे हुए भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। उपचायी मतलब जब खाना खाते हैं तो उस टाइम का उपचायी। अवशोषित पदार्थों क्या ये अवशोषित करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप, इसी क्रिया के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए, जब उपचायी क्रिया के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, मतलब आवश्यक नहीं होते, अनावश्यक होते हैं, ठीक है ना। विनाशदायक होते हैं, विषाक्त होते हैं, जिन्हें बाहर निकालना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, इसको बाहर निकालना आवश्यक है क्योंकि ये शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, अनावश्यक होते हैं, ठीक है ना ये पदार्थ, इसीलिए इन्हें बाहर निकालना आवश्यक है। ऐसे पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। जैसे में आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, जैसे में है CO2, पसीना, मूत्र, ये सब उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है, ठीक है ना। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पसीना को भी बाहर निकालना है, फिर मूत्र को भी, ये सब क्या कौन से पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। उत्सर्जित पदार्थ की परिभाषा लिखे। प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है, उत्सर्जित पदार्थ की परिभाषा लिखे, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सजीवों में उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से विभिन्न अंगों द्वारा बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सजीवों में उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप, उपचायी क्रिया मतलब जब हम भोजन करते हैं तो उपचायी होते हैं, और यह अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, विभिन्न भागों के द्वारा बाहर निकालने का कार्य करता है। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जक वृक्क है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग वृक्क है, ठीक है ना प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। आइए प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, मानव मूत्र में अवयव के प्रतिशत मात्रा क्या है। मानव मूत्र में अवयव की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। मानव मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान रहते हैं। क्या क्या रहते हैं प्यारे बच्चों, मानव मूत्र में साधारणतः मतलब सामान्यतः जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड विद्यमान रहते हैं, मतलब हमेशा रहते ही रहते हैं। मनुष्य में 24 घंटे के 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार में जल 96% एवं ठोस 4%, जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जल कितना रहता है, 96% और ठोस पदार्थ 4%, जिसमें से यूरिया 2% हो जाता है और 2% अन्य पदार्थ होते हैं।
यूरिया की सामान्यतः मात्रा 100 मिलीलीटर होती है। रक्त में 30 मिर्गा माना जाता है। प्रतिदिन करीबन 1.5 से लेकर 2 किग्रा यूरिया अम्ल मूत्र के साथ उत्पन्न होता है, मतलब मूत्र के पीला रंग इसमें उपस्थित यूरोक्रोम रंजक के कारण होता है। देखिए प्यारे बच्चों, मतलब मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो ये किसके उपस्थित इसमें यूरोक्रोम रंजक के कारण होता है। प्यारे बच्चों, अगर ये आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो क्या आप लिख पाएंगे, क्या प्यारे बच्चों राइट कर पाएंगे? बताइए प्यारे बच्चों, इसको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए तब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्टर करने का काम में करता है ये। आइए इसको जानते हैं हम लोग। इसका उत्तर देखते हैं। ग्लोमेरुलर एक छन्ना की तरह कार्य करता है। छन्ना मतलब छानने की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है। अपवाही धमनिका से क्या अधिक होता है? रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। ये पदार्थ ब्रोमैन संपुट की पतली दीवार से छानकर वृक्क नलिका में है। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस रक्त पर दबाव बढ़ जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्लोमेरुलस रक्त पर क्या दबाव बढ़ जाता है, दबाव प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप छानने की क्रिया उच्च दाब होती है। उच्च दाब फिल्ट्रेशन को अल्टीफिल्ट्रेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों के उल्लेख करें। वृक्क का मतलब कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य है उनको क्या करना है, बताना है या फिर वर्णन करना है। तो पहला है ग्लोमेरुलर फिल्टर, फिर दूसरा है ट्यूबुलर पुनरुपोषण, फिर तीसरा है ट्यूबुलर सत्रवन। प्रश्न संख्या 6 है पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं, कैसे निकालते हैं? ठीक है ना प्यारे बच्चों, आइए इसका उत्तर देखते हैं। पौधे में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया के CO2 गैस एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन गैस विसर्जन क्रिया द्वारा पत्तियों के निष्कासित होते हैं। बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थों में उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिकाओं में संचायित रहते हैं। पौधे छाल के रूप में भी उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? पौधे छाल में के रूप में भी उत्सर्जी पदार्थ क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कृत्रिम वृक्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है? कृत्रिम एक होता है मानव निर्मित, एक होता है कृत्रिम। तो नेचुरल जो होता है, कृत्रिम वृक्क क्या है और यह कैसे कार्य करता है, आइए जानते हैं। तो कभी कभी विशेष परिस्थितियां जैसे संक्रमण, मधुमेह, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त हो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज एवं यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं, जिनमें रोगी की मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है? जिसमें रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। यह मशीन डायलिसिस मशीन कहलाता है। देखिए भैया क्या कर रहा है, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति वृक्क के कार्यों को अतिरिक्त मशीन में इस्तेमाल संपादित कराया जाता है।
यह मशीन क्या कहलाती है? डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन के द्वारा ही पता चलता है। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। डायलिसिस जो मशीन होता है कैसे? कृत्रिम वृक्क की तरह ही कार्य करता है। इस मशीन में एक घंटी होता है जो डायलाइट कहलाता है। एक इस मशीन में क्या होता है? एक घंटी होता है जो क्या कहलाता है? डायलाइट कहलाता है। डायलाइट या डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। डायलाइसिस में क्या होता है? एक डायलिसिस फ्लूइड या फिर तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ में सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकी रहती है। यह बेलनाकार रचना आंशिक रूप से पारगम्य होता है। पारगम्य का मतलब आर पार पारगम्य होता है तथा यह केवल विलय का ही विसरण होने देता है। यह सिर्फ केवल विलय का ही विसरण, जो विलय मतलब घुल जाता है, उसी का विसरण होने देता है। ये 7 नंबर था, याद रखिएगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मनुष्य के वृक्क तथा उससे संबंध उत्सर्जी अंगों के वर्णन करें। मनुष्य के वृक्क तथा उससे उत्सर्जी अंग, उससे संबंधित उत्सर्जी अंगों का क्या करना है? वर्णन करना है। इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन है, तो वृक्क है। क्या है प्यारे बच्चों? वृक्क है। ये लिखा है मनुष्य में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क से संबंध ऐसी रचना है जो उत्सर्जन में भी भाग लेती है। किसमें भाग लेती है? जो वृक्क एक ऐसी रचना संबंधी रचना है जो उत्सर्जन में भी भाग लेती है। वे है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। ये तीनों में भी भाग लेती है। आइए फिर जानते हैं आगे। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदरगुहा की पृष्ठीय देहभित्ति से सटे हुए कशेरुकंद के दोनों ओर स्थित होते हैं। कशेरुकंद के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। बायां वृक्क जो होता है वो दाएं वृक्क के कुछ ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे लाल भरे रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह उत्तरार्धोदार एवं भीतरी सतह नतोदार होती है। वृक्क की भीतरी सतह हाइलम कहलाती है। वृक्क की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? हाइलम कहलाता है। हाइलम कहलाती है। इसी जगह वृक्क के धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है। प्रत्येक वृक्क के हाइलाई से मूत्रवाहिनी निकलता है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो वृक्क के बाहर निकला होता है थोड़ा मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहा जाता है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुली रहती है। मूत्राशय नाशपाती की आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है जो उदरगुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होती है। मूत्राशय के पिछले भाग में एक नली जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूत्राशय के पिछले भाग जिसे एक नली मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग मूत्रद्वार के शरीर के बाहर खुलता है। मूत्रमार्ग जो होता है वो मूत्रमार्ग के शरीर के बाहर ही खुलता है। ये प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है वृक्क का आंतरिक संचार का वर्णन करें। वृक्क के आंतरिक जो अंदर का संचार होता है उसका वर्णन करना। आइए उसका उत्तर देते हैं। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। एक क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? प्रत्येक वृक्क बाहर के संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रास्तस्थ भाग तथा एक भीतरी अंतस्थ भाग होता है। एक बाहरी
प्रांतस्थ भाग और एक भीतरी अंतरस्थ भाग होता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है। 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे ब्रिक शंकु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रिक शंकु कहते हैं। आगे है, प्रत्येक ब्रिक में सूक्ष्म लंबी कुंडली नलिकाएं पाई जाती है जो नेफ्रॉन या ब्रिक नलिकाएं कहलाती है। प्रत्येक ब्रिक में सूक्ष्म लंबी कुंडली नलिकाएं पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नेफ्रॉन या फिर ब्रिक नलिकाएं कहते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये भी जो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा। इसमें से आपका 1 नंबर आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में इसमें से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। 5 नंबर का इसका क्लियर हो जाएगा। आपको इसी में से एक 5 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम PDF नोट्स का डाल देंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक मतलब जो भी 3 क्लास करा चुके हैं, 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास करा दिए, अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, जाके देख लीजिए। मेरे बच्चों देखिए, हम हिंदी का भी 10 चैप्टर तक करा दिए हैं। हिंदी का जो होता है वो 10 चैप्टर तक करा दिए हैं। 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा 61 क्लास करा दिए हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं देखे हैं तो लिंक भी, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं हम, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, तब मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।